हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत राजनीतिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं आपका जो न्यू पार्लियामेंट है, न्यू संसद है, उस पर हम बात करने वाले। क्यों ये चर्चा का विषय बना है और क्यों इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मैक्सिमम आपके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 20+ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसने इसका बहिष्कार कर दिया है। क्यों उद्घाटन को लेकर ये चर्चा में रहा, क्यों आपके पास इसका बॉयकॉट किया गया दूसरी पार्टियों द्वारा, इन सभी विषयों के बारे में एक मुद्दा ये वाला। दूसरा ये आपके एक विषय यहाँ पे जो इतिहास है संगोल का, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट के बनने से जो है आपको क्या संभावनाएं दिख रही है आगे, क्यों न्यू पार्लियामेंट आपके जो है इन फ्यूचर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी मंशाओं को ये दिखा रही है, क्यों आपके पास न्यू जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन 2022 में ही आपके क्यों किया गया और क्यों इसका जो है इनॉग्रेशन आपके पास पीएम द्वारा आपके किया गया, ये वाली बात थी। और क्या क्या आपकी इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या रहेगा और राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे अगर आप एक आम देश के नागरिक हो तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, इन सभी विषयों के बारे में। इसके अलावा अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास बनने की संभावना रहेगी वो मैक्सिमम यहाँ से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों का कंपैरिजन हम करने वाले हैं, देखेंगे कि इसके आपके पास क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें फ्यूचर में क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, बॉयकॉट के क्या रीज़न आपके रहे, और आप अगर देश के आम नागरिक हैं तो क्यों आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास न्यू पार्लियामेंट जो है वो क्या क्या आपके परिणाम लेकर आ सकता है। सबसे पहले इतिहास पे चलते हैं। जो ओल्ड आपके पार्लियामेंट है इसकी अगर हम बात करें तो 1921 की ये बात है। 1921 में इसका आपके पास उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? ड्यूक द्वारा, बाकी कुछ नहीं। हालांकि ड्यूक ऑफ कैनाट पूरा नाम है, लेकिन आपको ड्यूक याद रखना। वो कैसे याद रखेंगे? जो बाइक आपकी ड्यूक है उसके साथ इसको रिलेट करके चलिए तो फिर आपको ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो इसके द्वारा आपके पास आधारशिला रखी गई और लगभग 6 वर्षों बाद ये बनकर तैयार होता है 1927 में। जो ओल्ड पार्लियामेंट है 1927 में ये बनकर तैयार होता है। उस समय जो यहाँ के तत्कालीन जो आपके पास वायसरॉय थे, वायसरॉय इसलिए हैं, इसको भी फैक्ट लेकर चलेंगे साथ में क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले मैक्सिन है। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम देखने को मिला। इस अधिनियम के माध्यम से शासन जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत यहाँ पे किया गया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है और शासन आपके चला गया सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश के साथ में चला गया, ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चला गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर आपके भारत के वायसरॉय किया गया। अब क्योंकि 1927 आपके पास कब आता है? 1858 के बाद, और 1947 तक जितने भी आपके पास अंग्रेज अधिकारी रहे सभी आपकी वायसरॉय कहलाए जाएंगे। तो 1927 में जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इसका यहाँ पे उद्घाटन किया। उद्घाटन आपके कब किया गया? 18 जनवरी 1927 को जो है इसका उद्घाटन आपके देखने को मिलता है और आपके पास यहाँ पे पार्लियामेंट बनकर आपके यहाँ पे तैयार हो जाती है 1927 को। अब देखेंगे बात आपके पार्लियामेंट की बात की जा रही है। अब देखिए पार्लियामेंट जो है ये क्या है? 2 सदनों से मिलकर बनी है। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, फिर आपके पास आप क्या कहेंगे? संसद जो आपके पास है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के आपके पास 3 अंग हैं। कौन कौन से आपके पास हैं? बात करेंगे। राज्यसभा है, लोकसभा है और आपके पास यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यानी कि आपके पास राष्ट्रपति है। 3 अंगों से मिलकर आपके पास आपकी संसद बनती है या पार्लियामेंट आपकी बनती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए संसद में आपके पास कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से सदन हैं? 2 हाउस है। कौन कौन से 2 हाउसेज है? एक राज्यसभा, आपकी लोकसभा। संसद जो क्या है अपने आप में ये बताता है कि द्विसदनीय व्यवस्था आपकी होगी, और द्विसदनीय व्यवस्था जो आपके पास, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो आर्टिकल 79 के अंतर्गत आपके पास देखने को मिलता है। इसमें बात की गई है कि यहाँ पे 2 सदन आपके पास होगी। अब ये 2 सदन आर्टिकल 79 में आपके पास है। अब राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा आपके पास आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा आपके पास आर्टिकल
81 यानी कि अनुच्छेद 81 में आपके पास लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसमें कितनी सीटें होगी, क्या आपके पास मुद्दा है सीटों से संबंधित, अभी आपकी इसके करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ लीजिए बात को। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में देखने को मिला। राज्यसभा 80 में, लोकसभा आपकी 81 में। ये हो गया आपके पास संसद के 2 सदन, और अंग कितने हो गए, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और आपके प्रेसिडेंट। और संसद में सत्र कितने होते हैं, संसद में सत्र होते हैं 3। अगर आपसे पूछा जाए संसद में कितने सत्र होते हैं कम से कम एक साल के अंदर, एक वार्षिक ईयर में आपके पास, तो यहाँ पे लगभग 3 आपके पास होते हैं, लगभग क्या 3 ही आपके पास होते हैं। अब ये इतनी चीजें मैं बता रहा हूँ, 3 अंग हो गए, 3 सदन हो गए। न्यू पार्लियामेंट से इसको आप लिंक करना, न्यू पार्लियामेंट जो आपकी बनी है, उस न्यू पार्लियामेंट में जो आपकी प्रवेश द्वार है, एंट्री जो गेट है, वो कितने हैं, 3 है। कौन कौन से 3 है देख लेंगे साथ साथ। पहला जो आपके पास गेट है उसको कहा जाता है आपके पास गेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का द्वार। पहला गेट ज्ञान का द्वार, गेट ऑफ नॉलेज। दूसरा आपके पास है गेट ऑफ पावर, शक्ति का द्वार। तीसरा जो गेट है वो है आपके पास कर्म का द्वार, जिसको कहा जाता है गेट ऑफ वर्क। तो 3 गेट है, तो यहाँ पे ये आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इसको लिंक करने में कि 3 सत्र होते हैं, 3 गेट नए इसमें है, 3 आपके पास इसमें अंग होते हैं संसद के। ये वाली चीज़ें इसको लिंक करके चलिएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि यहाँ पे पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था है, क्यों इसमें आपके पास यहाँ पे ये मुद्दा जो है राजनीति का बन गया है। जो कि आपके पास भारत की संसद है, सभी के लिए आपके कानून का निर्माण किया जाएगा, सभी एमपीज आपके बैठेंगे उसमें जाकर, सीट्स आपकी कितनी बड़ी, क्या क्या चीज़ें आपकी हुई, ये सारी बात। तो जब आपकी संविधान सभा आपकी गठित हो रही थी, उस समय सदस्यों को आपके पास कैसे चुना गया था, अस्थायी तौर पर चुना गया था। अस्थायी तौर पे चुना गया, तो आप कह सकते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, जब तक कि आपके पास 1952 तक आपके पास इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, तब तक 1952 तक यहाँ पे अस्थायी सदस्य थे सदन के अंदर। ठीक है, हाउसेस के अंदर आपके पास अस्थायी सदस्य थे। 1952 में आपके पास क्या हुआ, 1952 में आपके पास आम चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्थायी सदस्य आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पहले कितने कितने सदस्य थे। तो लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोल आपके पास होना था, या कह लीजिए कि जितने यहाँ पे सदस्यों का चुनाव होना था, या किस राज्य से आपके पास कितने लोकसभा के कितने राज्यसभा के आने हैं। इसमें राज्यसभा का आप विषय छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे सारा का सारा मुद्दा आपके पास लोकसभा से है, क्योंकि जो गवर्नमेंट आपके बनती है वो लोकसभा से बनती है। यहाँ पे लोकसभा का है, तो लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो पहले 1951 पे हम चलते हैं। 1951 में क्या हुआ, स्वतंत्र भारत में पहली जो जनगणना है 1951 में आपके देखने को मिली। हालांकि अगर जनगणना की मैं बात करूं तो जनगणना का इतिहास थोड़ा और पीछे आपके चला जाता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक एक मुद्दे देख लेंगे, लेकिन इसको आप लास्ट में इकट्ठा कर देना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देश के नागरिक हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। सबसे पहले आपके पास 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय। हालांकि ये नियमित नहीं थी, लेकिन नियमित जो आपके पास जनगणना जो शुरुआत आपके पास देखने होती है वो आपके पास 1881 में आपके पास देखते हैं, लॉर्ड रिपन के समय की बात है। 1881 में जनगणना जो है नियमित तौर पे आपकी इसकी शुरुआत होती है। नियमित का मतलब है जो समकालीन अभी तक जो चल रही थी 2021 तक जो आपकी चल रही थी, कि इसके बाद जो है नियमित तौर पे हर 10 वर्ष बाद आपके पास जनगणना यहाँ पे की जाएगी। अब आपको लग रहा है जनगणना में क्यों बता रहा हूँ, मुद्दा तो यहाँ पे पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में सीट्स का है। अब जो ये पार्लियामेंट में सीट्स आपकी जो अलॉट होती है, ये किस राज्य को कितनी दी जाएगी, इसका जो निर्धारण कैसे होगा, वो होगा जनगणना के आधार पे। तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से जनगणना की शुरुआत होती है, और ये जनगणना की शुरुआत हर 10 वर्ष में आपके पास जनगणना यहाँ पे करवाई जाती थी। ऐसी जनगणना आपके पास 1951 में हुई। इस 1951 में जो जनगणना की शुरुआत हुई, इस आधार पे 1952 में परिसीमन आयोग गठित किया गया, जिसको कहा जाता है आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन आयोग आपने सुना होगा, डिलिमिटेशन कमीशन। इसका क्या काम था, इसका काम था कि जो सेंसिस होगी, जो लेटेस्ट आपके पास या उससे पहले के आपके पास जो आंकड़े होंगे, उस आंकड़ों के आधार पे पॉपुलेशन को इस हिसाब से डिवाइड किया जाए कि अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो आपके पास जितने भी आपके पास मेंबर एमपीज आपके चुनकर आएंगे,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी चुनकर आएंगे उनका सभी का वोट इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक वोट की जो वैल्यू है वो सभी के लिए सेम होनी चाहिए। एक वोट की वैल्यू का मतलब है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक एमपी आपके पास 10,000 पॉपुलेशन का आपके पास प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको अगर एक वोट मानकर चले तो यहाँ पे बाकी जितने भी आपके पास है पूरे इंडिया में जितने भी आपके पास लोकसभा क्षेत्र है उन सभी में जितने भी व्यक्ति आपके पास एमपीज आपके चुनकर आएंगे लोकसभा के लिए, उन सभी का जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके 10,000 वोट का प्रतिनिधित्व कर रहा है कोई व्यक्ति और कोई आपके पास सिर्फ 100 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए आपके पास परिसीमन आयोग है। 1952 में आपके पास परिसीमन आयोग आपके बैठा। इसके बाद आपके पास क्या हुआ, इसने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो है लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो पूरे देश भर में इक्वल अगर आपके रखी जाए, इक्वल रखी जाए कि मतलब कि हर व्यक्ति जो है सेम आपके वोटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसा नहीं था कि जो राज्य आपके पास हैं राज्य के अंदर ये मैटर नहीं करता था किसी एरिया आपके ज़्यादा दिया जाए किसी को एरिया कम दिया जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन का हिसाब था। तो पॉपुलेशन आपके कहाँ से ली जाएगी, पॉपुलेशन को जो मेजर किया जाएगा वो सेंसिस से किया जाएगा। तो 1951 के सेंसिस को आधार बनाकर पहली बार आपके पास जो लोकसभा के लिए आपके सीटें रखी गई 497। इतिहास समझना जरूरी है, ठीक है। 497 ये परिसीमन आयोग जो आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन है उसने ये इलेक्टोरल आपके निकाला इसके माध्यम से, और यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पे आपके सीटों का निर्धारण यहाँ पे किया गया। एक बात ये समझ लीजिए, अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जितने आपके पास हर 10 वर्ष बाद आपके पास सेंसिस होने थे, तो हर 10 वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ कि 1961 में भी आपके पास सेंसिस हुए और 1961 में सेंसिस के आधार पे 1963 में फिर से परिसीमन आयोग आपके बैठा जिसको डिलिमिटेशन कमीशन आप कहते हो। 1963 में फिर इसने आपके आंकड़े बताए कि इतनी आपके पास पॉपुलेशन है और इतना एरिया है, क्योंकि समय के साथ साथ आपके पास पॉपुलेशन चेंज होगी हर जगह की। अब ऐसे में एक आपके पास इसको समझाता हूं। उसके बाद 1961 के बाद अगले 10 वर्ष में आपके पास फिर से होनी थी जनगणना जो कि आपके पास 1971 में हुई, और इस 1971 के आधार पे 1973 में एक बार फिर से आपके पास परिसीमन आयोग आपके गठित किया गया, जिसका क्या काम था, जिसका काम था कि लोकसभा की सीटें जो है उसको ऊपर नीचे करना, या किसी क्षेत्र में कम होगी उसको कम कर देना, उसका एरिया बढ़ा देना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर देना। सीमाओं में परिवर्तन होगा पॉपुलेशन के बेस पे, और पॉपुलेशन के बेस पे होगा तो मतलब कि आधार माना जाएगा सेंसिस को जो कि 1971 के थे। अब इसको आप ध्यान से समझना, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी यहाँ पे सेंसिस हुए, सेंसिस के बाद यहाँ पे परिसीमन आयोग आपके गठित हुआ। अब इसमें एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई, उस समय आपकी अगर मैं बात करूं 1976 की, 1976 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी आपके पास यहाँ पे लागू थी। यहाँ पे एक समस्या थी पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि देश में जो है क्या है, देश में जो है उतने साधन नहीं थे जितने आपके पास व्यक्ति थे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। अब क्योंकि हर स्टेट में जो है लोकसभा के कितने एमपी आपके पास, लोकसभा में कितने एमपी के स्टेट के आपके जाएंगे वो डिपेंड करता था पॉपुलेशन पे। तो ऐसे में राज्य सरकार जितनी भी थी, पूरे देश में जितने भी आपके पास राज्य थे, वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो पॉपुलेशन पे काम जो है करते हैं या कंट्रोल करने का काम करेंगे तो यहाँ पे उनके जो एमपीज है वो आपके पास कम होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल जो सिस्टम था, यहाँ पे जो आपके पास जितना एरिया या जितने आपके पास सीट्स आपके अलॉट होनी थी, जो परिसीमन आयोग इसके आपके पास सेंसिस के आधार पे इसको अलॉट करता था। तो यहाँ पे क्या देखा कि इसका सबसे बेस्ट मेथड एक होना चाहिए कि यहाँ पे परिसीमन आयोग जो आपके पास है उसको यहाँ पे आपके कह लीजिए कि फ्रीज यहाँ पे किया गया। परिसीमन आयोग आपके पास 1973 के अकॉर्डिंग जो आपके पास 525 जो सीट्स पहले आपके रखी गई थी लोकसभा में, जो कि 1971 के आधार पर रखी गई थी। बाद में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके और राज्य सरकार जो है सिर्फ अपने जो है फायदे के लिए या अपनी राजनीति के लिए, समझ लीजिए कि अपनी राजनीति के लिए पॉपुलेशन को बढ़ने ना दे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ से एमपी ज़्यादा जाएंगे और जिस स्टेट से ज़्यादा एमपी जाएंगे वहाँ पे ज़्यादा फंड आपके पास आएगा, उस स्टेट की डेवलपमेंट आपके ज़्यादा होने के चांसेस है। तो ऐसा एक मैसेज ना जाए, सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना सिंपल आपके है नहीं है। तो 1976 में आपके पास इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, जो लोकसभा की सीट्स है वो आपके फ्रीज कर दी। अगले 25 वर्षों के लिए यहाँ पे लोकसभा की जो सीट्स है
वो आपके फ्रीज कर दी मतलब कि यहाँ पे 525 जो 1971 का आपके सेंसिस हुआ था उसके आधार पे इसको रखा गया था। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 525 से बढ़ाकर इसकी सीट्स की संख्या कर दी गई 550। तो अधिकतम जो सदस्य आपके पास कर दी गई 550 सदस्य आपके पास लोकसभा के किए गए। इसमें 2 सदस्य आपके अतिरिक्त थे जो कि बाद में मनोनीत आपके किए जाते थे आपके पास राष्ट्रपति द्वारा। तो अधिकतम सदस्य यहाँ पे 550 निर्धारित की गई थी आपके पास 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने किए थे कि यहाँ पे अब जो सेंसिस है, सेंसिस का कोई लेना देना नहीं है, परिसीमन आयोग का कोई लेना देना नहीं है कि परिसीमन आयोग हर 10 वर्ष बाद आपके पास जनगणना करेगा, उस जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या ऊपर नीचे होती रहेगी किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के। अब यहाँ पे देखना 25 वर्ष आपके लगभग पूरे होते हैं 2001 में। 2001 में 25 वर्ष पूरे हुए, यानी कि 2001 तक आपके पास सीटों की संख्या 585 आपके निर्धारित की गई थी, उसी आधार पर ये चल रहा था। अब 2002 में आपके पास सरकार बनती है वाजपेयी की। ध्यान से समझना, वाजपेयी की सरकार ने क्या समझा कि यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल का ये सबसे बेस्ट मेथड है और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने जो राजनीतिक फायदे के लिए इस पर जो है ध्यान नहीं देगी अगर जो है इसको हटा दिया गया। तो उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया 2002 में कि अगले फिर से 25 वर्षों के लिए इसकी जो संख्या फिर से निर्धारित की जाए, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या आपके पास 550 ही रहेगी। तो यहाँ पे अगले 25 वर्ष आपके पास पूरे हो गए। 2002 की बात है तो 2026 में आपके पास ये पूरे होने हैं। अब देख लीजिए 2026 तक जो आपके पास आपने क्या पढ़ा होगा कि लोकसभा में जो आपके पास अधिकतम सदस्य हैं ये आपके पास कब तक डिसाइड किए गए, 2026 तक। अब यहां पे देख लीजिए, अब यहां पे होना क्या था कि 2001 में जो सेंसिस थे, क्योंकि हर 10 वर्ष बाद थे, तो लास्ट आपके पास 1971 में हुआ। 71 के बाद आपके पास 1981 में सेंसिस हुए हैं, 1991 में सेंसिस हुए हैं, 2001 में सेंसिस हुए हैं, 2011 में सेंसिस हुए हैं, लेकिन परिसीमन आयोग इसमें नहीं बैठा। परिसीमन आयोग बैठने का क्या आपके पास पर्पस रहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोल के जो आपके पास रहेगा, इलेक्ट्रोल सिस्टम जो रहेगा उसमें सीटों को ऊपर नीचे करना, जो लोकसभा क्षेत्र है उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, उसका एरिया बढ़ाना या फिर घटाना, जो कि पॉपुलेशन के ऊपर टोटली बेस्ड था। तो यहाँ पे सारा काम आपके सेंसिस का था। अब 2011 में सेंसिस हुए, ठीक है, उसके बाद आपके सेंसिस होने थे 2021 में। इसको ध्यान से समझना, पहले ये चीज़ें समझते हैं। न्यू पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस आकार का है, क्या आकृति हैं, ये चीज़ें आपके समझेंगे, ये आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपने इतने न्यूज़ में देख भी लिया होगा। इसके पीछे आप समझ लीजिए कि कितने आपके पास इसमें राजनीतिक और सामाजिक और नैतिक कारण आपकी क्या है और कैसे आपकी ये सिस्टम चला। अब 2021 में सेंसिस आपके होने थे जो कि आपके पास नहीं हुए। कारण आपके क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे कोविड आपके पास जो पेंडेमिक रहा उसका आपके एक कारण हो सकता है, जो कि तार्किक नहीं लगता, क्योंकि पेंडेमिक तो आपके खत्म हो गया। अगर चाहते तो 2022 में भी सेंसस करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाए गए। इसके पीछे राजनीति आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे जो आपके पास न्यू पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्घाटन आपके पास कब देखने को मिला, जिसका स्टार्टिंग में इसकी न्यू रखी, वो रखी थी 2020 में, 2020 में। 2020 में कब रखी, ये डेट भी आपने याद रखनी, 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई कि न्यू संसद भवन आपके बन जाएगा। अब राजनीति का कारण क्या बना, राजनीति का कारण ये बना कि आपके इसमें जो सीटों की संख्या है, अब आ जाते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या, इसमें जो बैठने की कैपेसिटी है वो कितनी आपके पास है। तो लोकसभा रखी गई 888। अब यहां से आप क्या समझे, लोकसभा में 888, राज्यसभा में आपके पास 384। इसको तो 384 को ऐसे याद रखना कि जब आपके संविधान बन रहा था तो 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे आपके पास संविधान के ऊपर, तो 2 की जगह आप 3 लगा लेना, 384, ऐसे आप इसको याद रखना, ठीक है। ये आपके चलो अलग मुद्दा है याद रखने वाला। अब 384 आपके पास राज्यसभा में और आपके पास लोकसभा में 888 सीट्स आपके पास प्रावधान है बैठने के लिए। और एक ज्वाइंट सेशन के लिए अलग से भी आपके पास एक लोकसभा हॉल आपके पास बना है, उसमें आपके पास 1272 सीट्स आपके हैं। अगर ज्वाइंट सेशन आपके होता है तो आप सभी को पता होगा ज्वाइंट सेशन आपके पास किया जाता है, राज्यसभा लोकसभा का एक ज्वाइंट सेशन होता है, जो कि आपके पास कौन बुलाता है,
ज्वाइंट सेशन को आपके प्रेसिडेंट द्वारा आपके बुलाया जाता है और आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपके पास ये बुलाया जाता है। अब ये ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी आपको पता होना था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपके पास ज्वाइंट सेशन आपके ये लिया गया है, जो एक संयुक्त अधिवेशन होगा दोनों सदन का। ये प्रावधान आपके भारतीय संविधान में नहीं था, ये प्रावधान आपके पास ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पे लिया गया है और आर्टिकल 108 के अंतर्गत यहाँ पे ज्वाइंट सेशन का आपके प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब मुद्दा ये नहीं कि आपके कहाँ से लिया गया है, कौन बुलाता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है। तो अध्यक्षता आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष आपके पर, लोकसभा स्पीकर जो आपके पास होगा वो इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए, ये तो आपके पास फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ लेकर चलेंगे। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो बढ़ने के आसार आपको दिख रहे हैं, जिसके लिए आपके पास सीट इंक्रीज करी गई है। पहले लोकसभा में आपके पास बैठने की जो कैपेसिटी थी वो आपके पास जितने मेंबर थे उतने ही थी, 552 मेंबर थे तो इतनी कैपेसिटी थी, कई जगह 550 आपके लिखा होगा। और वहीं राज्यसभा में आपके पास 250 थे। मतलब कि यहाँ पे अगर आपके दोबारा परिसीमन आयोग आपके गठित होता है, अब समस्या ये है कि परिसीमन आयोग अगर गठित आपके किया जाता है, अब एक चीज़ याद रखना, पॉपुलेशन कंट्रोल का तो यहाँ पे अब मतलब ही नहीं बनता। अगर ये मतलब बनना होता तो यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट आपके अस्तित्व में नहीं आती। तो न्यू पार्लियामेंट आपके अस्तित्व में कब आई या इसका उद्घाटन आपके पास कब किया गया मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री हमारे, 28 मई 2023। अब यहाँ पे संसद बनकर आपकी तैयार होगी न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर कौन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसकी किसने बनाया था, इसका डिज़ाइन किसने किया है तैयार, तो ये आपके पास व्यक्ति जो है आर्किटेक्चर इसके रहे थे आपके विमल। ठीक है, विमल। अब ये वाला विमल याद रख लेना, तो विमल पान बहार मसाला वाला विमल। ठीक है, ये आपने याद रख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपके प्रमुख है किसके, HCL। तो HCL का भी आपके पास यहाँ पे नाम सुना होगा आपने, तो इसके प्रमुख आपके पास है विमल। पूरा नाम इनका विमल पटेल है, अगर पटेल भी याद रखना होगा तो रख लेना, एक ही बात है, लेकिन पटेल हो सकता है 2-3 ऑप्शन में दिया जाए, तो उस करके पहला नाम भी आपने याद रखना, विमल पटेल। अब ये बीमल है या विमल है, मेरे ख्याल से तो विमल ही आपके पास होगा, विमल पटेल। ये इसके आर्किटेक्चर है, HCL के प्रमुख आपके पास है, इसका नाम भी आपके देखने को मिलेगा। बाकी इसका निर्माण आपके पास टाटा द्वारा किया गया है, टाटा जो लिमिटेड प्रोडक्शन कुछ इस तरह से है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये मुद्दा नहीं आपको मैं समझा रहा हूँ, मुद्दा मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सीट्स के ऊपर क्या आपके पास राजनीति जो की जा रही है, क्या ये सच में राजनीति का विषय है, ये बात हमें समझिए। और कोशिश करूँगा कि मैं न्यूट्रल रहूँ, हालांकि मानव व्यक्तित्व तो ऐसा है कि न्यूट्रल आपके रहा नहीं जाता, लेकिन तब भी जो है एक अध्यापक के रूप में अपनी जो भूमिका है, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 28 मई 2023 को आपके पास यहाँ पे पार्लियामेंट आपके बनकर तैयार हुई 2 वर्ष में। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 वर्ष आपके पास, 3 वर्ष मानकर चलिए, 2.5 वर्ष तो आपके लग ही गए हैं। ठीक है, 2.5 ईयर आपके लग जाते हैं। पहले आपके पास सदस्य थे 552, राज्यसभा में थे 250 अधिकतम। अब यहाँ पे अधिकतम सदस्य आपके पास जो सीट्स बनाई गई 888। अब राज्यसभा में आपके पास क्या है 384। अब समझना आप इसमें राजनीति आपके पास क्या हुई, राजनीति तो क्या हुई, ये मानकर चलिए जो साउथ इंडिया है आपके पास, अगर इसको आप ध्यान से समझे, साउथ इंडिया के जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, अब यहाँ पे परिसीमन आयोग जो आपके पास देखने को मिला, इलेक्ट्रल जो आपके पास सिस्टम था जिसके लिए आपके इसको फ्रीज किया गया था स्टार्टिंग में 1976 में। अब यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि कांग्रेस ने इसको फ्रीज किया फिर बीजेपी ने किया, एक्चुअल में ये सही डिसीजन था। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का इससे अच्छा कोई और डिसीजन था ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकारें जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में अपनी भूमिका नहीं दे रही थी, अपना सहयोग नहीं दे रही थी। तो उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट मेथड क्या था कि आपके लोकसभा की जो सीट्स है उनको फ्रीज किया जाए, अधिकतम सीटों को आपके पास 2026 तक, जो कि एक बार आपके पास 1926 से लेकर 2001 तक आपके पास 25 वर्षों तक इंदिरा गांधी ने इसको फ्रीज किया। बाद में वाजपेयी आपके पास आते हैं, 2002 में आपके पास 2026 तक इसको यहाँ पे फिक्स किया गया। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल आपकी करनी थी। अब जो आपके पास नॉर्थ के जो स्टेट है उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं यूपी। ठीक है, यूपी का दे रहा हूं क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, आपको लग भी जाएगा, थोड़े तार्किक आधार पर भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह बाकी साउथ इंडिया के अगर आप स्टेट देखिए, केरला आप देखिए, तमिलनाडु आप नीचे जाकर देखिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब जो आपके पास परिसीमन आयोग है, जो ये आपके पास सीमाओं में परिवर्तन करता है,
जो आपके पास अधिकृत जो क्षेत्र है इसका, लोकसभा के लिए कितना क्षेत्र आपके पास दिया जाएगा, लोकसभा के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपके पास कितनी सीट्स आपके अलॉट होगी, वो तो इस आधार पे आपके निर्धारित करता है। तो अगर यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कि 2023 में आपके पास ये बैठ गया है, मतलब कि आपके पास पार्लियामेंट आपके बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे 2021 में जो एक जनगणना आपके होनी थी, जो कि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका कोई स्पष्ट कारण है नहीं फिलहाल, और ऐसा कोई अवेलेबल भी नहीं है, आंकड़े या डाटा आपके पास प्रोवाइड नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि 2026 तक आपके पास क्या है, सीट्स आपके फिक्स हैं, तो ऐसा संभावना है कि आपके पास 2026 तक से पहले आपके पास यहाँ पे जनगणना आपके पास की जाएगी। और जैसे ही मानकर चलिए कि 2026 में उस जनगणना के आपके पास आंकड़े आ जाएंगे, और उसी टाइम 2026 में ही परिसीमन आयोग आपके पास गठित किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन आपके पास गठित किया जाएगा। और उस डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पे उसने क्या करना है, पॉपुलेशन के आधार पे यहाँ पे लोकसभा की जो सीट्स को अलॉट आपके करना है, जिसमें कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा यहाँ पे फायदे में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पार्लियामेंट है, एक बैलेंस जो आपके चलना था, जो ये स्टार्टिंग में जो सीट्स फ्रीज की गई, जो स्टार्टिंग में परिसीमन आयोग द्वारा जो पॉपुलेशन को जो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये किया गया कि हर एक राज्य से जो प्रतिनिधि करेगा, वो ऐसा नहीं है कि एक राज्य के आपके पास अधिक क्षेत्र है तो उसमें ज़्यादा एमपी दिए जाए। तभी पॉपुलेशन के बेस पे यहाँ पे जो एमपीज आपके चुनकर आते थे, ये पॉपुलेशन के बेस पर है, जो कि आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन आपके ये काम करता है कि किस स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। हर एक व्यक्ति, हर एक एमपीज उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपके पास वोट का नंबर सेम रहेगा, यानी कि जो हर एमपीज है वो सेम वोटर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एमपी ज़्यादा वोटर को करेगा और कोई आपके पास कम को। अब इसमें आपके पास जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बात करें तो नॉर्थ इंडिया के आपके पास जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में कम ध्यान दिया गया। अब ऐसे में अगर ये 2026 में आपके पास जनगणना आपकी होती है और 2026 में ही आपके पास परिसीमन आयोग बैठता है, जो कि लगभग आपके पास 2027 तक अपने आंकड़े दे देगा, 27 या 28 तक अपने जो है आंकड़े ये दे देगा। ठीक है, ये मानकर चलिए, क्योंकि इसमें 2 से 3 साल आपके लग जाएंगे इसके कि कितनी सीट्स आपके पास किस स्टेट के लिए जाएगी पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके हो गए अब तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जितने आपके पास नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है उसकी पॉपुलेशन अब आपकी ज़्यादा हो गई है, साउथ इंडिया के कम हो गई है। ऐसे में जो एमपीज़ है, यहाँ पे आपके पास जो एमपीज़ है मैक्सिमम कहाँ से आएंगे, नॉर्थ इंडिया से। तो ये साउथ इंडिया के साथ कहीं ना कहीं सरासर आपके पास अन्याय है। ठीक है, ये मैं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास ये अन्याय है ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ आप तथ्यों को समझिए। अब यहाँ पे 2026 में जो सेंसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपके पास लोकसभा में 888 सीट्स आपके पास हैं, राज्यसभा में आपके पास 384 जो आपके पास सीट्स आपके अवेलेबल की गई है, मतलब बैठने के लिए व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि 888 सीट्स ही आपकी पूरी भर दी जाएगी, लेकिन अधिकतम से आपके पास एमपीज इतने आपके बनने की चांसेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देंगे, राजनीति यहाँ पे क्या हुई है, राजनीति ये हुई है कि अगर मैं बात करूँ हिंदी भाषी जो आपके पास राज्य हैं, हिंदी लैंग्वेज वाले जो राज्य हैं वो नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा हैं। और अगर आप वर्तमान में जो भी सरकार है उस सरकार की अगर बात की जाए जो कि बहुमत के आधार पर बनी है, तो 50% वोट शेयर जो है वो कहाँ से मिला है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स से। नॉर्थ के जितने स्टेट्स हैं 51% वोटिंग जो है, रूलिंग जो अभी गवर्नमेंट आपके पास है, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा क्योंकि ये फिर राजनीतिक मुद्दा आपके कहीं बन ना जाए, तो उससे थोड़ा सा बचना जरूरी है। तो ये 51% यहाँ पे वोट शेयर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सबका जो है साथ सबका विकास कहाँ पे हुआ, 51% आपके पास नॉर्थ इंडिया पहले ही लेकर चला गया, उसके बाद आपके पास बाकी के स्टेट तो अलग है। अगर यहाँ पे 888 सीट्स आपके अलॉट होती हैं तो अधिकतर जो सीट्स है वो आपकी जाएगी नॉर्थ इंडिया को। क्यों जाएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इलेक्टोरल आपके सिस्टम क्या कहता है, पॉपुलेशन के हिसाब से आपके पास सीट अलॉट होगी। इसका मतलब क्या होगा कि साउथ इंडिया के जितने भी आपके पास स्टेट है उसमें पॉपुलेशन कम है, उनके कम एमपीज आएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनकी आवाज़ आपके जो है पार्लियामेंट में कम गूंजेगी बजाय कि आपके नॉर्थ इंडिया के। अब यहाँ पे एक और राजनीति क्या है, राजनीति ये है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया जो हिंदी भाषी राज्य है
वहाँ की सीट्स आपकी बढ़ जाती हैं। तो दो आपकी पार्टियां मुख्यतः रहेगी जो कि रूलिंग आपके रहेगी। वो कौन सी रहेगी? बहुमत आने की संभावना किसके पास रहेगी? एक तो बीजेपी आपके पास है, दूसरी आपके पास कांग्रेस है। ये दो पार्टियां आपके पास यहाँ पे ज़्यादा हावी रहेगी नॉर्थ इंडिया में, जो कि आपके पास एक्चुअल में है भी। ठीक है, तो इस करके आपके क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एमपीज बढ़ते हैं तो यूपी, यानी कि कह सकते हैं कि आपके पास नॉर्थ इंडिया के एमपीज बढ़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो है प्रभुत्व जो है ये लगभग 1 से 2 पार्टी का रह जाएगा। पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात जो है, एक पूरा आपके सिस्टम बैलेंस किया जा रहा था कि यहाँ पे इसके लिए फ्रीज किया गया था। जो 25 ईयर जो आपके पास पॉपुलेशन जो आपके पास कंट्रोल करने के लिए रखा गया था, इसके लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रोल आपके पास फ्रीज किया गया था, सीट्स फ्रीज की गई थी, ताकि जो राज्य हैं वो अपनी पॉपुलेशन कम करे और एक इक्वल बैलेंस आपके आ जाए, जब तक कि अगली जनगणना आपके नहीं होती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे कह लीजिए कि ये राजनीति आपकी विषय इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पे जो है इन दो पार्टियों के जीतने की संभावना आपके ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में ऑलरेडी इनका प्रभुत्व है। तो ऐसे में क्यों आपके इन पार्टियों को साउथ में जाकर प्रचार करना पड़ेगा? जरूरत ही नहीं है। जैसे कि कर्नाटका में अभी आपने इलेक्शन देखे, वहां पे आपको पता है परिणाम क्या रहे। तो ऐसे में कर्नाटका में जाकर रैली करने की जरूरत नहीं है, तमिलनाडु में रैली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुमत के आधार पे आपके पार्लियामेंट में जो है अपनी गवर्नमेंट आप बना लेते हो लोकसभा में। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आप नॉर्थ इंडिया में पूरा प्रचार प्रसार कीजिए, वहीं पे डेवलपमेंट कीजिए, वहीं पे सब कुछ कीजिए, आप यहीं से जीतने वाले और यहीं से दोबारा आप रूलिंग आपके आने वाले हैं। तो ये विषय आपके पास है। तो पहले आपके पास अलग सीट्स थी, अब यहाँ पे अलग है, ये वाले विषय। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है और आपके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास इसका आकार कैसा है, जो न्यू संसद आपके बनी इसका आकार कैसा है, ट्रायंगुलर शेप आपके पास है, त्रिभुजाकार जिसको आप कहते हो, त्रिभुजाकार आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह की आपके पास शेप है त्रिभुजाकार। क्लियर? द्वार कितने हैं? 3 मानकर चलिए। त्रिभुजाकार है तो 3 द्वार है। कौन कौन से हैं पहले ही हमने बात कर ली। ज्ञान का द्वार है आपके पास है, शक्ति का द्वार है, और एक आपके पास यहाँ पे जो देखने को मिला कर्म का द्वार है। इसके आर्किटेक्चर विमल पटेल, किसने इसको बनाने का काम किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया। इसके अलावा इसकी फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था 10 दिसंबर 2020 की ये बात है। ठीक है, 2020 की ये बात। अब यहाँ पे सीट्स हमने पहले ही बात कर ली, सीट्स इसमें कितनी है क्या है। अब एक आपके विषय है संगोल का। अब ये संगोल कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। संगोल क्या है, कहाँ से आया और इसके बारे में क्या आपके पास है। संगोल, शायद यही होगी स्पेलिंग, कई जगह इसको संगोल लिखा होता है, ठीक है, कई जगह सेंगोल लिखा होता है। तो अब अलग अलग आपके पास हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ लेना कि बात किसकी की जा रही है। ये उस एक प्रतीक चिन्ह की जा रही है जिसको जो है अभी न्यू पार्लियामेंट जो है लोकसभा में, बिल्कुल आपके पास जो है लोकसभा में स्पीकर की सीट्स के पास इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, या इसको आपके स्थापित किया गया है। तो ये किसके पास किया गया है? लोकसभा के स्पीकर के बिल्कुल सीट के सामने। किसका बना है? गोल्ड का बना है। ठीक है, इसके ऊपर एक एनिमल है। एनिमल कौन सा है? नंदी। नंदी जो बेल आपके पास है, नंदी बेल, नंदी की यहाँ पे तो इसके ऊपर जो है सिंबल आपके बना हुआ है, या नंदी आपके पास एक पशु यहाँ पे दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है? न्याय है, न्याय का प्रतीक है ये नंदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी इतिहास क्या है कि ये क्यों आपके सेंगोल आपकी ये चर्चा में आया। और एक और बात यहाँ पे राजनीति जो विषय बनी वो बनी कि यहाँ पे जो है न्यू पार्लियामेंट को जो उद्घाटन करने का जो विषय है, या फिर कह लीजिए कि न्यू पार्लियामेंट जो उद्घाटन किया गया किसके जन्म दिवस पे किया गया, तो ये किया गया वीर सावरकर, जिनको आप कहते हो वीडी सावरकर। ये वही वीडी सावरकर है जिन्होंने जो है 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 की जो क्रांति है, इसको स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता अधिनियम आपके इसको कहा था। अधिनियम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, भारतीय जो है स्वतंत्रता का पहला आपके पास कह लीजिए कि विद्रोह है, पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा था। तो 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा है ये वीडी सावरकर ने दी थी। इसके अलावा इनकी एक जो बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बुक का नाम है आपके पास फर्स्ट वॉर ऑफ
इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बुक इनके पास है। 1857 पे इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये वीडी सावरकर है, इनका जन्म आपके पास जो है, इनके जन्म दिवस पे आपके यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। 18 मई को इनका जन्म आपके पास होता है। अब इनका जन्म एक्चुअल में कब हुआ ये मुझे याद नहीं है कि कब, ये शायद ये 1883 के आसपास की बात है, शायद जितना मुझे ईयर में याद आ रहा है, तो शायद यही है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ अगर मेरे पास होगा कहीं। ठीक है, नहीं है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इनको क्यों आपके पास ये विवाद का कारण रहा। आपने देखा होगा कर्नाटक की जो असेंबली है, कर्नाटका में जो आपके पास असेंबली है, जो उस असेंबली के अंदर इनको जो है एक पोर्ट्रेट लगा था इनका, है ना, इनके पोर्ट्रेट पर विवाद आपके उत्पन्न हो गया। हालांकि उसमें बहुत से बाकी, जैसे आपके गांधी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, BR अम्बेडकर हो गई, इनकी पोर्ट्रेट भी आपके लगी थी। लेकिन VD सावरकर की है आपके ऊपर विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि VD सावरकर जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं माने जाते हैं। कई जगह इनके ऊपर विवाद रहता है, जिसके पीछे कारण क्या है कि VD सावरकर को जब जेलों में आपके बंद किया गया तो उसके बाद इन्होंने कुछ एक पत्र लिखे। उस पत्र में इन्होंने अंग्रेजों से माफीनामा आपके मांगा, जिस कारण ये विवादित रहे कि आपके पास ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है उनके द्वारा जो गलती की गई उसके लिए उससे क्षमा चाहते, आगे से ऐसी चीज़ें नहीं की जाएगी, जैसा अंग्रेज सरकार चाहेगी वैसा वो आपके काम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके पास, जिस कारण जो इनके ऊपर आपके पास विवाद होता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर आपके पास यहाँ पे पार्लियामेंट का उद्घाटन आपके किया जाता है। अब इनकी अगर मैं बात करूँ तो फादर ऑफ हिंदुइज्म, फादर ऑफ हिंदुइज्म भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ हिंदुइज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी विवाद का कारण रहा। अभिनव जो भारत है उसकी सोसाइटी की स्थापना भी VD सावरकर ने की। अब ये हो गया इनके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया गया। हम बात कर रहे थे संगोल की। संगोल आपके पास इतिहास में इसका क्या आपके पास योगदान है और कहाँ से इसको लिया गया है और क्यों इसको स्थापित किया गया। संगोल आपके पास जब भारत आज़ाद हुआ था, 1947 की बात है, तो उस समय आपके पास तमिलनाडु के एक पुरोहित थे, नाम नहीं एक्चुअली उसका पता, इसकी हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल नहीं है कहीं कि पुरोहित आपके पास कौन थे। उन पुरोहित ने माउंटबेटन जो आपके पास थे उन्हें जो ये संगोल आपके दिया था। संगोल देने का अर्थ क्या होता है, पहले एक रीति रिवाज आपके चलता था। जब आपके पास राजा महाराजा आपके पास थे तो एक रीति रिवाज आपके चलता था कि जब भी कोई राजा दूसरे राजा को अपनी सत्ता का हस्तांतरण करता था, अपनी सत्ता ट्रांसफर करता था, तो उसे संगोल प्राप्त होता था, संगोल उसे भेंट करता था। तो उससे माना जाता है कि इस संगोल के अंदर जो है राजा को जो है देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त होती थी, जिसके माध्यम से वो अच्छे कार्य या फिर आपके पास विजय संबंधी जो कार्य हैं उसमें आपके पास यहाँ पे मदद उसके जो है देवी देवता आपके करते थे। तो ये एक राजा जो है दूसरे राजा को देता था जब सत्ता का हस्तांतरण आपके किया जाता था। अब यहाँ पे माना जा रहा है या फिर न्यूज़ में अगर आप देखें तो न्यूज़ में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि माउंटबेटन ने जो है ये आगे आपके हस्तांतरण जो किया जब भारत आज़ाद होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपके पास किसने जो है संगोल आपके भेंट किया था? माउंटबेटन ने। हालांकि हिस्ट्री मैंने खंगालने की कोशिश की, ऐसा जिक्र कहीं देखने को नहीं मिल रहा है कि यह संगोल आपके दिया सच में था PT नेहरू को, जो कि यह बताता है कि सत्ता का हस्तांतरण जो है अब इंग्लैंड के जो शासक के बजाय आपके पास भारत के लोगों के पास आ गया है। और बाद में इसी संगोल को आपके पास संग्रहालय में रखा गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद संग्रहालय में इसको बाद में संग्रहित आपके पास किया गया और अब वापस आपके पास इसको जो है वहां से निकालकर अब इसको जो स्थापित किया गया लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर इसको स्पीकर की कुर्सी के पास या स्पीकर की चेयर के पास इसको हस्तांतरित किया गया है, जो कि शक्ति का एक प्रतीक है, ये मानकर चलिए। अब ये बात होगी। अब प्रश्न आपके बनते हैं, जो आपके पास लोकसभा है, लोकसभा किस एक एनिमल की थीम पर आपके पास बनाया गया है? ऐसे प्रश्न भी बनने की संभावना रहती है, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट कर रहे हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं। पार्लियामेंट इंडिया में जिस तरह से पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसी इजराइल में नेसेट इसको कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है। अलग अलग देशों के अपने इसमें हैं, जो उनके सदन हैं उनको कुछ एक नाम दिए गए हैं, लेकिन भारत में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो पार्लियामेंट में लोकसभा के जो आपके पास थीम है वह पीकॉक, मोर के ऊपर। तो इसकी जो सीट्स है, सीट्स अगर आप देखना तो सीट्स हो गया आपके पास, या फिर आपके पास रूफ और आपके पास नीचे फ्लोर हो गया, इनकी आपके पास मोर की थीम पर आपके बनी है। राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा किसके ऊपर बनी है।
तो राज्यसभा जो बनी है वो बनी है कमल, लोटस के ऊपर। ठीक है, कमल पर आधारित आपके पास ये थीम है, जो उसकी सीट्स आपके हैं, जो उसकी सीट्स वगैरह का डिज़ाइन है वो इस पर आधारित है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया कि आपके पास जो न्यू पार्लियामेंट है ये किस जोन के अंतर्गत आपके बनाई गई है। तो अगर जोन 5 में कोई भूकंप आता है, जैसे कि जोन 5 के जो भूकंप होते हैं वो 9 रिएक्टर स्केल से ऊपर के होते हैं, तो जोन 5 पर इसको तैयार किया गया है कि अगर 9 से ऊपर का भी आपके पास 9 रिएक्टर स्केल का भी भूकंप आ जाता है तब भी इस इमारत को जो है क्षति आपके नहीं पहुंचेगी। बाकी आपको पता है कि आपके पास जो है 6 से ऊपर के जितने भी है वो क्षति पहुंचाने के लिए काफ़ी आपके पास होते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जोन 5 के अंतर्गत इसको आपके तैयार किया गया है। तो ये आपके पास 5 के अंतर्गत, इसका मतलब है कि 9 से ऊपर की अगर तीव्रता वाला भूकंप आता है तब भी इस बिल्डिंग को आपके सुरक्षित आपके माना जाता है, भूकंप रोधी इसको बनाया गया है, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, यहाँ पे जैसे ही आपके पास इसका उद्घाटन आपके पास देखने को मिला, इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपीज़ का आपके पास एक सिक्का आपके पास यहाँ पे जारी किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक डाक टिकट भी आपके जारी किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक डाक टिकट भी आपके यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से कि एक डिलिमिटेशन आपके पास जो है परिसीमन आयोग है, जो कि सीमाओं में जो परिवर्तन करता है पॉपुलेशन के हिसाब से, यहाँ पे वो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आपके पास देखने को मिलता है, आर्टिकल 82। ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास सीमाओं का परिवर्तन है उसके अनुसार यहाँ पे सीटें अलॉट की जाती हैं, तो आर्टिकल 32 यहाँ पे आपके पास देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास कोई और चीज़ बच गई है तो मुझे बता देना। फिर अगर आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो, कोई और चीज़ आपको जाननी होगी, कोई और अगर आपके पास कोई मुद्दे होंगे, कोई अगर मुझे लगे कि करंट टॉपिक है जो आपको समझाना ज़रूरी है, एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों ये आपके पास विवाद का विषय आपके बन रहा है, क्यों इस पर राजनीति आपके की जा रही है, क्या आपके ये सही है। जो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, सबका साथ और सबका विकास, क्या इस तरह से सबका साथ सबका विकास हो सकता है, सोचना इसके ऊपर। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके अपने तर्क की विदार कर रहा हूँ कि तर्क के आधार पर यहाँ पे जो है मुद्दों को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बाकी ऐसी जानकारी के लिए आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।